वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास नंबर 179 आज हम लेके आए हैं। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास। हमारे सवाल आपके जवाब रोजाना 9 बजे आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के आकार में राज्य का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या हम सब जानते हैं जयपुर के अंदर है, लेकिन जयपुर के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? जोधपुर की है। किस जिले की है? सबसे ज्यादा जोधपुर की है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू की पुरुष साक्षरता कितनी है? देखो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, वहां राजस्थान की जनगणना 2011 आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार मैं स्पेशल करवा चुका हूं। तो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो झुंझुनू की पुरुष साक्षरता दर है 86.9%। कितनी? 86.9। और सबसे महिला साक्षरता किसकी है? कोटा की। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात का अवरोही क्रम है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 928 है। अब ये पूछ रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, पहले ये बात समझने की अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा वाला देखना है, फिर कम देखना है। तो सबसे कम राजस्थान में तो जनसंख्या घनत्व है वो किसका? धौलपुर का है। उससे थोड़ा सा ज्यादा करौली का है, उससे थोड़ा सा ज्यादा उससे धौलपुर का सबसे कम है, फिर जैसलमेर का है, फिर करौली, फिर भरतपुर। तो उत्तर ये आ जाएगा। इसका पता नहीं है, लेकिन ये तीन आपको याद होने चाहिए। तो जब भी जनगणना याद करो तो कम से कम 4 से 5 जिले क्रम से अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में याद होने चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है और सबसे कम है धौलपुर का है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? यानी 2011 के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो 50 से 53% के बीच कार्य सहभागिता दर है। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक है? राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, यानी जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहां होगा? जहां क्षेत्रफल कम होगा और जनसंख्या ज्यादा होगी। तो 500 से अधिक वाले अपने दो ही है, जयपुर और भरतपुर। जयपुर का लगभग 500 से अधिक है, तो 598 के आसपास, और भरतपुर का 503 है। तो ये क्लियर है, दो ही ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है। राज्य में जन मंगल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में जन मंगल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दंपतियों को परिवार कल्याण के अंतराल साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना और इन साधनों को उपलब्ध करवाना। और जो भाई बहन, जो विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 5500-5400 के आसपास है। सितंबर में उनका एग्जाम होने वाले हैं। अलग अलग किसी अलग राज्य से, किसी अलग यूनिवर्सिटी से कर करके वो आ चुके हैं। अब उनके पास रास्ता नहीं है कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें। तो अच्छे तरीके से हमने तैयारी करने के लिए हमने स्टार्ट किया है नानक क्लासेज हमारे ऐप पर। किस पे? नानक क्लासेज ऐप पर पीटीआई पेपर प्रथम और पेपर सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। विशेषताएं क्या होगी? शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज होगा। दोनों के दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट होगा। प्रत्येक 5 दिन बाद टेस्ट होगा, यानी 5 दिन आपको टाइम मिलेगा। प्रत्येक टेस्ट में जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पेपर में 130 क्वेश्चन होंगे। पेपर पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक एग्जाम नहीं होता आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अंत में 5 बड़े मेगा टेस्ट होंगे। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए महज 999 रुपए हमारा चार्ज फीस रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। पूरे शेड्यूल के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको ये टेस्ट सीरीज मुहैया करवाई जा रही है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या प्ले स्टोर पे जाके आज ही ज्वाइन कीजिए। और पीटीआई एक खास मौका है, इतनी बड़ी भर्ती आपको राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई है, तो इसका मौका न छोड़िए और अपनी टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन करके
चांद 4 लगाइए। तो आज से ही शुरुआत हो चुकी है इसकी। टेलीग्राम पे मैंने इसका लिंक दे दिया है आपको, और प्ले स्टोर पे आप जिसने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर रखा है उसके लिए भी बड़ा फायदा, महज 999 रुपए की टेस्ट सीरीज है। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए इसे और फायदा उठाइए और बनिए राजस्थान के शानदार तरीके से शारीरिक शिक्षक। अगला प्रश्न देखिए, आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई इकाइयों की स्थापना से संबंधित स्थान है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई इकाइयों की स्थापना से संबंधित है, तो वो है एक तो नवलगढ़ झुंझुनू और एक जेतारने पाली, यानी ए व बी दोनों। जयपुर का सिगलीगर घराना किस कला के लिए विख्यात है? जयपुर का सिगलीगर घराना है वो किस कला के लिए विख्यात है? तो सोने चांदी का, उदयपुर है ये, उदयपुर का सिगलीगर घराना किस कला के लिए विख्यात है? सोने चांदी के बारीक काम का। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? महाराजा श्री उमेद मिल्स जो पाली के अंदर है, सबसे बड़ी मिल है, किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1942 के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र, आपको पता होगा वर्तमान में राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र स्थित है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। राजस्थान के अति लघु व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्थापित निगम है। यानी राजस्थान की अति लघु यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता जो उपलब्ध करवाई जाती है उसके लिए कौन सा निगम है? राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी, मुख्यालय जयपुर। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पे है? राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पे है? तो ये है कांकरोली राजसमंद में। कहां पे? कांकरोली राजसमंद के अंदर। ये प्रश्न सीधे सीधे आपको मिलेंगे पेपर में। स्पिनफेड की स्थापना कब हुई थी? स्पिनफेड की स्थापना कब हुई थी? ये कुछ जो कृषि के क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग है ना, उनको मिलाकर स्पिनफेड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1993 को। 1 अप्रैल 1993 को। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 24 जून 1978 को घोषित की गई थी, ये याद रखना। उसके बाद में 1991-92 है, उसके बाद में 98 है, और वर्तमान में अब 2019 के अंदर नई औद्योगिक नीति स्थापित की गई। राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थानी खादी का लोगो कौन सा है जिसका लोकार्पण किया जा चुका है? राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान खादी का लोगो कौन सा है जिसका लोकार्पण किया जा चुका है? तो राजस्थान खादी का लोगो है खादी इंडिया। कौन सा है? खादी इंडिया। ये वीडियो मेंस और इनके एग्जाम में भी आएंगे, और जो कंप्यूटर अनुदेश की कल एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। कोटा की शान कोटा डोरिया उद्योग हेतु मैसूर से मैसूरिया साड़ी बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को सर्वप्रथम किस शासक ने कोटा में बसाया था? देखो, कोटा में कोटा डोरिया साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, मैसूरिया साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ये मैसूर कर्नाटक से प्रवीण कारीगर यहाँ आए थे, इसलिए कोटा के अंदर हड़ौती क्षेत्र में भी मैसूरिया साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सर्वप्रथम किस शासक ने कोटा में बसाया था? तो उस समय राजा थे महाराव शत्रुशाल के समय की बात है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में कौन सी बात है? हालांकि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने हैं अपने राजस्थान के अंदर, और ये सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में, इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी भी कहते हैं। लेकिन फिर भी तीव्र विकास के मार्ग में बाधा कौन सी है? तो देखिए, पुरानी उत्पादन तकनीक, हाँ ये भी है। कोयले की कमी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। विद्युत की अनियमित आपूर्ति, अपने आप है कोयला नहीं है, ये भी है। तो उपयुक्त सभी। हालांकि चूना पत्थर खूब पाया जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो सुनहरा फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। रारी क्या है? RARY, RARI, ये रारी क्या है?
तो ये रारी है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी, ठीक है। रारी यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी जो स्थापना हुई थी दुर्गापुरा जयपुर के अंदर 1943 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है रारी। इसके बाद देखिए दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है? दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है? तो खरबूजे की है। दुर्गापुरा मधु खरबूजे की है, ध्यान रखना। खरबूजा एक जायद की फसल है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली जो वर्षा है वो किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो गेहूं के लिए। ये मावठ भूमध्य चक्रवातों, भूमध्य सागरीय चक्रवात से पश्चिमी विक्षोभों से निकल के आती है और जनवरी के आसपास बारिश होती है। रबी की फसल उसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। खास करके गेहूं और चने की फसल श्रीगंगानगर में बहुत फायदा होता है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण संस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण संस्थान को क्यों कहा जाता है? तो यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। जानते हैं राजकोट गुजरात के अंदर है। और वैसे भी आपको याद रखना है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है वर्तमान में राजस्थान। नरेगा का नया नाम महानरेगा, नरेगा का नया नाम मनरेगा, ठीक है। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर कब रखा गया? तो मनरेगा रखा गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को। जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तो इसका नाम नरेगा था, जबकि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया। बायोमास ऊर्जा विद्युत इकाइयों को सम्मिलित करें। बायोमास जो ऊर्जा विद्युत इकाइयां हैं उनको सम्मिलित करें। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन उदयपुर श्री गंगानगर और खाटोली टोंक में है। सूर्या चंबल पावर लिमिटेड रंगपुर कोटा में है। अमृत इन्वेस्ट कोटपुतली जयपुर में है। उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान सरकार की है धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर लिमिटेड। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह कौन सा है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह कौन सा है? तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला पूछे कोयला आधारित तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादित की जा रही है वो सूरतगढ़ से की जा रही है और सबसे ज्यादा क्षमता छबड़ा बारा की है। जामर कोटड़ा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। रॉक फॉस्फेट की खदान है ये जामर कोटड़ा, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 नया नंबर 215211 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? NH 11 नया नाम इसका एक 215211 हो गया, क्योंकि अब नेशनल हाईवे का इतना जाल बिछ चुका है कि इनके नाम जिस साइड से एक शाखा निकली उसका नया नाम हो गया। तो ये जो है वो अलवर से नहीं गुजरता राष्ट्रीय 11। तो इधर भरतपुर जयपुर दौसा ये इस साइड जाता है। कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? कौन सा जिला? दिल्ली अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे? गुजरात में दिल्ली। इसके बीच कौन सा जुड़ा हुआ है? अजमेर। कौन सा? अजमेर। इनमें से जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट के 9 मेट्रो स्टेशनों में कौन सा स्टेशन भूमिगत है? जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट के 9 मेट्रो स्टेशनों में कौन सा स्टेशन भूमिगत है? तो वो है चांदपोल स्टेशन। कौन सा? चांदपोल स्टेशन। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? तो ये किस झील पे बनाया गया है? जैसमंद झील। और जैसमंद झील कहां पे? उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। धोरा एक्सप्रेस क्या है? धोरा एक्सप्रेस क्या है? धोरा एक्सप्रेस पर्यटकों को राजस्थान के दौरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई बस सेवा है धोरा एक्सप्रेस। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो देवस्थान विभाग द्वारा। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है? देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई? तो अपना राजस्थान है। और राजस्थान में पहला एक तो जयपुर के अंदर है, एक जोधपुर के अंदर है और एक उदयपुर में 3 पर्यटन है पुलिस स्टेशन भी स्थापित, थाने स्थापित किए गए हैं, ये ध्यान रखना। सार्वजनिक प्रणाली के इतिहास की देश की पहली आधुनिक PDS योजना है। सार्वजनिक प्रणाली के इतिहास की देश की पहली आधुनिक PDS योजना कौन सी है? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना। कौन सी? अन्नपूर्णा भंडार योजना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का प्रारंभ कब हुआ?
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो जून 2011 के अंदर राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का प्रारंभ हुआ था। वैसे 2010 में स्थापित थी, 2011 में प्रारंभ होगी। IRDP, NREP, TRYSEM और RLEGP जैसी रोजगार सृजन योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये सारी योजना हम पढ़ते हैं, ये सारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? तो मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर और भरतपुर आता है। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की है? राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? तो ये एजेंसी कौन सी है? कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष और रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, इन दोनों के द्वारा शुरू की गई। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असंगत बताना है? असंगत बताना है। देखो, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम 100% केंद्र परिवर्तित है, बिल्कुल सही है। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 100% राज्य परिवर्तित है, ये भी सही है। कंदरा सुधार कार्यक्रम केंद्र और राज्य की 50-50 की भागीदारी से संचालित है, तो ये गलत है। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% राज्य परिवर्तित है, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र थल्ली कहलाता है, भी ध्यान रखना। क्या? थल्ली कहलाता है, क्योंकि लूनी नदी का जो उत्तरी बालू रेत की दिखता और फैलाव के कारण यह रेत ही रेत है, इसलिए इसे थल्ली कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? तो देखो, लूनी नागौर में जाती है, मेंथा भी जाती है, जहां जैन तीर्थ लूणवा स्थापित है, जोजड़ी भी निकलती है, आलनिया नहीं है। ये आलनिया नदी कोटा के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में मिलती है। राजस्थान के एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी कौन है? सर्प के आकार बहने वाली नदी कौन सी है? और ये आपके लगभग टोंक जिले में सर्पाकार बहती है, तो बनास नदी है। कौन सी? बनास नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पार्वती नदी, पार्वती नदी वह नदी जिससे किसकी सहायक नदी है? चंबल की है, जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की सीहोर क्षेत्र से निकलती है, तो सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश है। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखो, खारी नदी कईया है, एक बनास की सहायक नदी है, एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, एक लूनी की सहायक नदी है। तो यहाँ बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से जो निकलती है ना, खारी नदी, जो अपने बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से, लेकिन ये किस में मिल जाती है? ये बनास में मिल जाती है, अजमेर में। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो, वाक्कल, हतमती, वेस्वा या मेस्वा, वेत्रक, माजम, ये सारी साबरमती की सहायक नदी है। और साबरमती नदी आपको पता है कि उदयपुर से निकलती है, कोटड़ा तहसील से, और गुजरात के साबरकांठा में प्रवेश करके गुजरात में बहती है। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में इसका उद्गम होता है, लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है। और साबरमती गांधीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। आज का अंतिम प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो विराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है? वह कौन सी नदी है जो विराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है? तो ये बाणगंगा नदी है, जिसे ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी भी कहा जाता है। ये आज के 50% आपके इंपॉर्टेंट रोज 9 बजे आपको प्राप्त होते हैं। अच्छे तरीके से आप पढ़िए। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नानक क्लासेज ऐप पे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिए। और पीटीआई प्रथम पेपर की चल रही है, और पूरे प्रथम पेपर और सेकंड पेपर की दोनों एक साथ चल रही है 999 रुपए में। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही खास महत्व की है। इसके अलावा जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जरूर करें। वहां करंट की टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो मॉडल पेपर है। देखिए, एक और खबरी बता देता हूं, वीडियो मेंस मॉडल पेपर विश्व, भारत और राजस्थान जीके का टॉपिक है, और करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं महज 51 रुपए में। सिर्फ 51 रुपए आज इसका प्राइस कर दिया गया है। जो विद्यार्थी लेना चाहता है जरूर अपनी तैयारी को 4 चांद लगाते हुए निरंतर अध्ययन करें। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।